हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम नेम रिएक्शन का चौथा पार्ट देखने जा रहे हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, जो यूपी बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए और हमारे ADST चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे यूपी बोर्ड की इन्फॉर्मेशन 2025-26 के अच्छे क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन के बारे में। तो इस रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट क्यों रखा गया है, थोड़ा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसको दो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे, तो डिस्कवर्ड बाय एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच चार्ल्स एंड अमेरिकन केमिस्ट जेम्स मेसन क्राफ्ट्स, और इन दोनों ने 1877 में इस रिएक्शन को डिस्कवर किया। यह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन होती है। इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर जो है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और इसमें 3 स्टेप हम लेते हैं। पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, और थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन 2 पार्ट में देखी जाती है। ये होता है फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और बी होती है फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम पढ़ते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन देखते हैं। इसमें हम कैटलिस्ट के तौर पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं। अगर हम चाहें तो इन्होंने चूंकि लिया था, इन दोनों साइंटिस्टों ने, आज की डेट में इसकी जगह पे हम BF3 SnCl2 या FeCl3 का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम यूज करते हैं LCl3 को, तो एनहाइड्रस यूज करते हैं, कभी एक्वस मीडियम में नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चा AlCl3 जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है और यह लुईस एसिड की तरह से व्यवहार करता है, एक्ट एज लुईस एसिड। अगर हम वाटर ले लिए तो वाटर का लोन पेयर डोनेट कर दिया जाता है इसको, और इसका ऑप्टेक्ट कंप्लीट होता है, फिर ये रिएक्शन में भाग नहीं ले पाता, इसलिए इसको एनहाइड्रस मूड में ही लेते हैं। और रिएक्शन क्या होती है, जैसे हम बेंजीन को लिए और हमने लिया CH3Cl, और यहाँ पे लिया हमने एनहाइड्रस AlCl3, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है CH3 और यहाँ पे यह है टॉलुइन। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, आइए देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है, जनरेशन। ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, E+ का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इसका इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, आइए देखते हैं। तो पहले CH3Cl आता है एनहाइड्रस AlCl3 के संपर्क में,
और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। ये दो लोन पेयर को लेकर के ये यहाँ मूव कर जाएगा और बच जाता है हमारे पास CH3 प्लस कार्बोकेटाइन और AlCl4 माइनस। फिर स्टेप 2 जो होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये अटैक करता है बेंजीन पे। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को लाइक करेगा, तो ये लोन पेयर इसको यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट कर दिए गए और ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाती है। यहाँ चूंकि हाइड्रोजन है, देखिए 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है जिसको दिखाते नहीं है, तो ये H हो गया और यहाँ पे चूंकि इस इलेक्ट्रॉन को दिया गया तो ये प्लस हो गया, ये ऐसे। अब यह एरोमेटिक जो है कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी खो दिया और ये हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है बेंजीन, आप जानते हैं सब लोग। ये एरोमेटिक है। अब क्या होता है, फिर भी ये स्टेबल होता है क्योंकि रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहलाते हैं। तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन करता है और इसमें कंजुगेशन हो जाता है। और कंजुगेशन हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि कंजुगेशन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, ये रिजोनेंस होगा इसमें और ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और छोटा बड़ा जगह कम है। ये 4 फिर ये बॉन्ड यहाँ आएगा और प्लस यहाँ। ध्यान देंगे, चार्ज हमारा यहाँ से मूव के यहाँ तक गया, इसको हम रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में भी तब्दील कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे, अब ये हो गया रिजोनेंस स्ट्रक्चर 1, ये 2 और ये 3। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड या इसी को बोलते हैं हम विलैंड फॉर्म या स्ट्रक्चर कर सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इतने नाम से जानते हैं हम, ठीक है। ये हो गया बेटा। तो स्टेप 2 हम लेने के लिए उसको क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या होता है, अब ध्यान। अब स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, डी प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अब जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है और ये बॉन्ड
इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है CH3+। यहाँ पे हम सभी क्या करेंगे, इस पे CH3 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा CH3 जो इलेक्ट्रोफाइल था CH3+, और ये हमारा हो गया प्रोटॉन, और H+ जो है प्रोटॉन, इसको बोलते हैं चालू। ये रहा हमारा फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन है। और समझा दे रहा हूं आपको, जब बेंजीन का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 हम कराते हैं तो टॉलुइन एज ए प्रोडक्ट होता है, और रिएक्शन क्या कहलाती है, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहलाती है। इसका मैकेनिज्म है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेटा, और इसमें 3 स्टेप्स मेनली होते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर हमारा मेथिल क्लोराइड जो है अभी आया, और इसमें से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया AlCl3 को, क्योंकि ये क्या है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, और ये सेपरेट आउट हो गया, और हमारे पास CH3+ एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर गया। यह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग को अटैक करता है, और स्ट्रक्चर हमारा ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, लेकिन फिर भी नॉन एरोमेटिक होने के बावजूद भी इसमें स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें कंजुगेशन हो रहा है, और कंजुगेशन यानी कि रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होने के नाते ये 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी को कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं, और ये अपने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में होता है। ऐसे हम बना सकते हैं इसको, यानी यहाँ से प्लस चार्ज मूव करके आया है यहाँ तक, तो ऐसे करेंगे, प्लस चार्ज को सेंटर पर करते हैं। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, या दिस इज आल्सो नोन एज वी-लैंड फॉर्म और सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में से थर्ड स्ट्रक्चर को हमने लिया यहाँ पे, और इसमें से क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हो गया, और फिर एरोमेटिसिटी जनरेट कर गई, और प्रोडक्ट आ गया टॉलुइन H+ निकला। अब H+ क्या करेगा, अब H+ घूम रहा है, भाई मुझे भी कुछ चाहिए, क्योंकि बस क्या 1s खाली है। अब यह AlCl4 के पास गया, भाई हमसे दोस्ती करोगे, तो कहा भाई आ जाओ। अब ये आया, फिर क्या कर दिया, एनहाइड्रस है, इसने दे दिया Cl, इसको ये बना दिया HCl, और फिर AlCl3 रीजनरेट हो गया एनहाइड्रस, और फिर रिएक्शन हमारी शुरू हो जाती है तब तक जब तक ये हमारे सबस्ट्रेट रहते हैं। ये हो गया हमारा फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। हाँ, मेन चीज क्या है, कभी कभी ये पूछते हैं कि कौन कौन फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और फिनॉल, ऐसे और भी बहुत हैं। डू नॉट गिव फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो अगर क्यों नहीं देता, इस पे भी हमारे बोर्ड का क्वेश्चन हो सकता है कि फिनॉल फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है, या एनिलीन क्यों नहीं देता है, या नाइट्रोबेंजीन क्यों नहीं देता है। तो देखिए, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है फिनॉल में या एनिलीन में या यहाँ पे, ये डोनेट कर दिए जाते हैं AlCl3 को, और साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण साल्ट फॉर्मेशन हो जाने के कारण रिएक्शन आगे नहीं हो पाती है। यही कारण है कि फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन ये लोग नहीं देते हैं, बाकी ये सब कंपाउंड दे रहे हैं। अब हम पार्ट बी देखेंगे, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फिर हम आपसे एक बार रिवीजन करा देना पार्टली कि फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन को 2 साइंटिस्ट डेवलप किए थे, डिस्कवर किए थे। एक फ्रेंच थे, और एक 1877 में डिस्कवर किया गया रिएक्शन। इसमें डच के साइंटिस्ट थे, फ्रीडल जी, और अमेरिकन केमिस्ट थे चार्ल्स मेसॉन क्राफ्ट। और इन लोगों ने क्या किया, बेंजीन को लिया और मेथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, और रिएक्शन हुई, और मैकेनिज्म आपके सामने है। यह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहें। अगली कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।